हमारे जो स्पीकर है आज के सेशन के अब्दुल गनी पंजाबी साहब, जो कि रहमान फाउंडेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर। तो ज्यादा ताकीद ना करते हुए मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल गनी पंजाबी साहब से कि वो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर हमारी रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं खुद गौर फिक्र के साथ में सुन रहा था कि कितने तरीके के एनजीओ यहाँ पे मौजूद हैं और किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से सफर कर कर वो आ रहे हैं। और वाकई में ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल थिंग है और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे जो जुड़ने का मकसद है सबका वो ये है कि किसी तरीके से इंसानियत से कुछ काम आ सके, किसी तरीके से समाज के अंदर कुछ फायदा पहुंचा सके। मैं अगर अपने बारे में बात करूं सबसे पहले तो मैं हमारे जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इतनी अहम, इतनी ज़रूरी और इतनी भारी, ये अल्फाज मैं ऐड करूँगा, इतनी भारी जिम्मेदारी हम पर डाली है कि लीडरशिप के टॉपिक पर बात करने के लिए उन्होंने कहा। एक चीज़ तो यह है कि लीडरशिप के जो आजकल आप सेमिनार सुनते होंगे उसके अंदर जो बेसिक टॉपिक्स आती हैं, लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सोच फिक्र क्या होनी चाहिए, उसका विजन क्या होना चाहिए, उसे किस तरीके से चलना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ। मैंने सोचा था कि 3 तबकात में आज का जो सेशन है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3 स्टेजेस में बात करूँ आपके सामने। पहली बात तो जो है जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो रहमान फाउंडेशन है, जो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद मोहम्मद दामद बरकातहू का है, तो वहाँ पे जो मेरी जिम्मेदारियां हैं और वो इसलिए बताना है कि लीडरशिप का मेरा मानना है कि एग्जाम्पल के साथ जब हम बात करते हैं, एक तो है फ्रेमवर्क कि आप खाके की बात करें, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और दूसरा है कि ये है चेकलिस्ट है हमारे पास। तो पहले तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर काफी थोड़ा सा वक्त लूंगा। दूसरी जो बात है इंशाल्लाह बहुत ही करीब तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरा एक मलेशिया का सफर था और वहाँ पे एनजीओ लीडरशिप वर्कशॉप के लिए बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें जुड़ी थी, हिंदुस्तान से भी, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। तो वहाँ के जो खास लर्निंग्स थे, बहुत अहम टीचिंग्स थी, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ शेयर करें। और एक तीसरा और एक आखिरी का सेट रहेगा जिसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकल तौर पर क्या मसले मसाइल हैं, एज ए लीडर क्या इशूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये है जो किताबों में होता है, और मैं किताबों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली माय बैकग्राउंड इज आई हैव डन माय एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मेरा एमबीए जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हुआ है। पर उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी क्वाइट एक्टिव इन इस्लामिक मैनेजमेंट टू। तो इस्लामिक लीडरशिप, इस्लामिक मैनेजमेंट के अंदर भी मैं एक्टिव हूँ। एक तो एक्टिव होना ये है कि आपके पास एक स्पिरिचुअल लीडर है जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, रूहानी तरबियत लेते हैं, दीनी तरबियत लेते हैं, सोचो फिक्र पे काम करते हैं, ये तो बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। पर उसके अलावा भी जो है, जो वर्ल्ड की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, वो मलेशिया के अंदर IIUM के नाम से है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। वहाँ का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो हेड रहे हैं और जो इस्लामिक लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर पायनियर रहे हैं, किताबें उन्होंने पूरी वर्ल्ड को फराहम की है, वन ऑफ द पायनियर्स के अंदर। तो उनसे मेरी तकरीबन कुछ हफ्ते पहले जब मैं मलेशिया में था वहाँ मुलाकात हुई, काफी अच्छी तफसीली गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उन्होंने मुझे जो है वो इस सोच और फिक्र की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने एक दूसरी एकेडमी में डाल रखा है जो वर्ल्ड लेवल की एकेडमी है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ इस्लामिक मैनेजमेंट। तो इसलिए जो लीडरशिप का टॉपिक है वो भी बहुत अहम है, बहुत जरूरी है और बहुत ही काबिल गौर फिक्र है। सबसे पहली बात, ये सारी चीजों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बेशक यहाँ पे अगर उम्र के हिसाब से देखे जाए तो मुझे इस बात का पूरा 100% यकीन है कि सब मेरी उम्र से काफी ज्यादा उम्र के लोग मौजूद हैं और इस बात का मुझे बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट है। तो ये मैं एक्नॉलेजमेंट करता हुआ चलूँ। दूसरी बात ये भी है कि माशाल्लाह आप लोग भी काफी खिदमतों में लगे हैं, अपने बैकग्राउंड में हैं, आप एनजीओ चला रहे हैं, सोशल वर्क में लगे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हमारे शेख जो है उन्होंने एक बात ये जरूर कही कि अब्दुल आप जो जिम्मेदारी के अंदर है मैदान में और दूसरे लोग भी हैं, आप उनकी भी कदर करें और उनके साथ भी जो मिलकर हो सकता है वो जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि सब एक नेक मकसद के लिए, बुलंद मकसद के लिए। ये तो जरूर है कि दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो कोई इम्पैक्ट हो, कोई फायदा पहुंचे, कोई गरीब की मदद हो जाए, कोई राशन बढ़ जाए, कोई ऑर्फन्स की मदद हो जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे हमारा असल मकसद जो है वो अल्लाह की रजा है और आखिरत में हमारा निजात पाना है।
तो ये हमारा असल टारगेट है, असल फोकस है कि जहां आपने इंसानों के ऊपर रहम किया, अल्लाह का कहना है तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं जो है आसमानों से तुम पर रहम करूंगा। और इसमें हमें कोई एक फीसद भी कोई डाउट नहीं है, जो कहा है वो 100% जो कहा है वो वैसे ही बात है। अब पहला जो सेगमेंट मैंने आपसे कहा कि ये रहमान फाउंडेशन की जो बात है उसकी कुछ उसूली बातें मैं आपके साथ कर लूँ। तकरीबन रहमान फाउंडेशन 30 साल से काम कर रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने इसकी बुनियाद रखी। अक्सर लोग कहते हैं कि रहमान शायद हजरत के नाम पे रखा हुआ है, तो हजरत बार बार कहते हैं मेरे नाम पे नहीं रखा है, ये जो है ये अल्लाह का नाम जो रहमान है उसके बेसिस पे रखा हुआ है। और कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह अगर जो इस्लामिक फील्ड से कनेक्टेड है, इस नाम को जानते होंगे, उन्होंने काफी इसरार किया था और हजरत के वालिद साहब मौलाना मंजूर नुमानी साहब ने भी इसरार किया था कि नहीं आप खिदमत खल्क में कुछ करिए। तब जाके हजरत ने इस फील्ड में जो है वो कदम रखा है बड़ों के मशवरे से। तो ये रहमान फाउंडेशन जो 30 साल से काम कर रहा है, तकरीबन उसके 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, 22 ब्रांचेस हैं, 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं और हमारे 6 शोबे हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। हेल्थ केयर है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, सोशल वेलफेयर है, इमरजेंसी रिलीफ एंड एड्स हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर टोटल हम उसे काउंट करें तो 40 से ज्यादा हमारी एक्टिविटीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया 22 ब्रांचेस में चलती है। और उन सारी चीजों का जो सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम करना है, जो उसकी तरतीब होनी चाहिए, जो डिजाइनिंग होनी चाहिए, जो टीम की ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसकी अहम जिम्मेदारी मेरी है। तो जो स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो होता है उसका मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंचार्ज कि किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या उसके उसूल होने चाहिए, क्या बुनियाद होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल के आसपास से उसके ऊपर पूरी गौर और फिक्र और तवज्जो के साथ काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जब लीडरशिप की बात आती है तो एक बात मुझे याद है कि देखिए एज अ मुस्लिम अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना लाजमी समझूंगा कि हम जब खिदमत का काम करते हैं तो हमारी नीयत ये रहती है कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक जो है कि आज के दौर के हिसाब से हमारे जो चेयरमैन है, फाउंडर है, शेफ है, वो ये कहते हैं कि देखिए आज के दौर के हिसाब से भी जो भी कंप्लायंसेस हैं, सुबह से ये इतने सारे जो सेक्शंस हो रहे हैं वो सारे कंप्लायंसेस ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा फाउंडेशन वो फॉलो कर रहा है। हमारे पास ATG भी है, 12A भी है, CSR भी है। सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है FCI जो फॉरेन फंडिंग होती है। हजरत ने कहा नहीं हमें वो नहीं चाहिए, हम लोकल लेवल से जो कर सकते हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं हम करेंगे। हमें FCI नहीं चाहिए, उसके पीछे एक अलग हिकमत सोचो फिक्र की मौजूद है। तो इसके अंदर एक खाका ये था कि काम तो सबको करना है, काम सब कर रहे हैं, पर काम का तरीका क्या है, काम कितना मुनज़्ज़म है, काम के रिपोर्ट्स कहाँ हैं, काम के डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। और जब हम साल के आखिर में ITI फाइल करने जाते हैं और जब सामने वाला हमसे डिपार्टमेंट पूछता है कि बताइए आपने इतने लाख रुपए अगर डोनेशन रेज किए हैं तो आपका रिपोर्ट कहाँ है, और अगर आप नहीं देते तो आज के हालात से आप भी वाकिफ है कि कोई भी NGO को वो कभी भी बंद कर सकते हैं कि भाई आपके पास लीगल तो नहीं, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका NGO चल रहा है, बट जो इंपॉर्टेंट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो नहीं है। इस वजह से आपका NGO बंद होने के 100% चांसेस ज्यादा है। तो बार बार इस बात पे तवज्जो जो हमारे चेयरमैन है वो दिलाती है कि डॉक्यूमेंटेशन भी मजबूत हो, सारे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उसकी रिपोर्टिंग भी मजबूत हो, हमारी ब्रांचेस के जो निजाम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, महीने की क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से जो है वो हमारी एनुअल मीटिंग रहेगी, अच्छा मीटिंग के अंदर क्या बातें होंगी, उनके क्या एजेंडा रहेंगे, वो पॉइंटर्स क्या रहेंगे, इतनी बारीकियों में वो बोलते हैं कि सोचिए। वरना अक्सर तजुर्बे के हिसाब से भी अगर हम करें तो ये मामला आता है कि मीटिंग्स तो बहुत सारी होती है पर ना उसमें कोई एजेंडा रहता है, ना उसमें से कोई जो फल निकलने वाले होते हैं वो निकलते हैं, और अक्सर लोगों से ये सुनने में आता है कि काफी टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। तो बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। 2 चीजें इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और खुल के बता दूं। एक चीज तो ये है कि देखिए जब हम फील्ड में काम करते हैं तो 50 तरीके के मसले मसाइल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जो सिस्टम है उसके अंदर हम रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, हकदार है नहीं है उसका पूरा एक पैटर्न है हमारे पास। हमारी टीम घर पे जाती है, देखती है, प्रायोरिटाइज करती है, पहले किसकी मदद करनी है, बाद में किसकी मदद करनी है, फंड रेजिंग कहाँ से करनी है, वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ ये खास अहम तवज्जो इस बात पे दिलाई गई है कि वुमेन विंग्स का होना लाजमी है। अगर हम कोई खैर का काम कर रहे हैं तो ये ना भूलें, क्योंकि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब देखते हैं तो शैतान हमारे पीछे 24/7 लगा हुआ है। जब हम भी फील्ड पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लगातार ट्रैवलिंग रहती है, हमारी ब्रांचेस की तरफ रहती है, दूसरे इवेंट्स की तरफ रहती है, तो वहां पे ऐसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं कि भाई हम खिदमत का काम कर रहे हैं, नेक नियति के साथ कर रहे हैं, सामने वाले की मदद भी कर रहे हैं,
पर शैतान इस तरीके से हमें आकर जो है वो लपेट लेता है कि हमें पता भी नहीं चलता और कहीं ना कहीं हम अपना ईमान भी खो गए। ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग एजुकेटेड भी है, तजुर्बेकार भी है, समझदार भी है। तो वो हुकूकों को सामने रखते हुए, वो हिफाजतों को सामने रखते हुए जो पैनल हमारी ब्रांचेस में बना है या जो हेडक्वार्टर से बना है, वो ये है कि एक उलमा हो और एक प्रोफेशनल हो, ताकि आप जो काम करना चाहे जरूर करें, पर जो दायरे हैं वो आपको बिल्कुल पता हो। और ये इसलिए नहीं है कि आपके ऊपर कोई कानून हम नाफिज करना चाहते हैं, ये इसलिए कि आपकी आखिरत भी सेफ रहे। एक नजरिया तो ये है कि इतना सारा करने की क्या जरूरत है, और दूसरा नजरिया ये है कि जब खिदमत करनी है, अल्लाह को राजी करना ही है, तो वो तरीका क्या है जिससे अल्लाह राजी होगा? वो तरीका क्या है? क्या हमें पता है? क्या हमने सोचा? क्या हमने पूछा? क्या हम सही लोगों के पास गए? तो इस वजह से उनके जो पैटर्न है कि हमारी हर ब्रांच में कंपलसरी है एक उलमा और एक प्रोफेशनल साथ में मिलकर काम करते हैं। प्रोफेशनल की जो सलाहियतें हैं वो लगाता है, ताकि वो लगाने से उसको सत्ता जारिया भी मिल जाए और जन्नत भी हासिल हो, और जो आलिम है उसकी जिम्मेदारी भी ये है। अब आलिम के हिसाब से जो मैं एक बात आपके सामने दूसरे पॉइंट से कनेक्टिविटी में रखूं कि हदीस के अंदर ये आता है कि आप सब जो है, जैसे एक शेपर्ड होता है तो आपकी बकरियां जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही जब आप घर में होते हैं, आप अगर एक शौहर है, आप एक वालिद है, तो आपकी जिम्मेदारी आपके घर की, और उससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर आप इमाम है तो आपके इलाके की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। वैसे ही अगर हम एनजीओ के कॉन्सेप्ट में हम ये चीज को डालें, तो जो एनजीओ आप चला रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, वो चीजों की भी जिम्मेदारी A to Z आपकी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो फंडरेजिंग का आता है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा तफसीली तौर पर चीजें सुनी। अब यहाँ से तो एक जो सेगमेंट है वो मैंने कोशिश की कि समेट कर आपके सामने एक व्यू रखूं कि रहमान फाउंडेशन क्या है, वो क्या कर रहा है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 हॉस्पिटल हैं, 8 से 10 क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे हम 30 रुपए में या 10 रुपए में लोगों का इलाज कर रहे हैं। और जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मेटर्निटी हॉस्पिटल भी शामली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, सिविल हॉस्पिटल के सामने नुमानी मेटर्निटी हॉस्पिटल, वहाँ ओनली फीमेल हॉस्पिटल है। शुरू से लेकर आखिर तक आपको सिर्फ खवातीन मिलेगी, और वहाँ पे भी 8 से 10 हजार रुपए आपके डिलीवरी चार्जेस है, ओनली मेटर्निटी हॉस्पिटल। तो जो हम कर सकते हैं ज्यादा तफसीलात में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब काम कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक व्यू रखना था कि यहाँ एक मेरी अहम जिम्मेदारी है। दूसरी बात आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कह दूं कि जो कुछ वक्त पहले मेरा एक सफर हुआ, और उसका मकसद भी यही था कि किस तरीके से उम्मत के अंदर या इंसानियत के अंदर जो काम हो रहे हैं एनजीओ के, उनके अंदर क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं, उनकी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप को क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी बहुत बातें आपके सामने रखता चलूं। पहली बात जो आई थी वो बिल्कुल यही आई थी कि फंड रेजिंग का बड़ा मसला है। जो भी आता है, प्रोजेक्ट बड़ा है, आइडिया बड़ा है, सब कुछ है हमारे पास, ये है वो है, फंड रेजिंग नहीं हो पा रही। तो जो वहां पे हमारे प्रोफेसर थे जो सिखाने के लिए आए थे, वो इंडियाना यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, वहां के हेड प्रोफेसर थे, वो आए थे सिखाने के लिए। तो उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी था, तो ये बात उन्होंने कहा कि देखिए ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा फंडर हो या कोई ऐसा डोनर हो जिसके पास पैसे भी है, नीयत भी उसकी अच्छी है, वो देना भी चाहता है। आपके पास भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपने जो कंप्लायंसेस करने थे, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है, आपके पास पूरे सिस्टम्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा चल रहा है, सारी चीजें आपके पास है, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, फिर भी वो आपको ना दे तो फिर आपका क्या रवैया रहेगा? तो सब गौर फिक्र करने लगे, सोचने लगे, क्योंकि जो लोग मौजूद थे वहां पे उनके खुद के बड़े बड़े एनजीओ जो है, कहीं हैदराबाद में, कोई कहीं वहां पर के चल रहे, बड़े हैरान हुए कि मतलब सब कुछ है तो फिर देने में हर्ज क्या है। तो उन्होंने एक बात कहकर ये बात को खत्म किया कि ये बात हमेशा याद रखें कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की। अगर अल्लाह उसके दिल में डालेगा तो वो बिल्कुल दे देगा, अल्लाह नहीं डालेगा तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो नहीं देगा। ये बात रही ईमानियत। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने डोनर्स को, आप अपने फंडरेजर्स को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करिए, आप पहले समझिए वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है आपके पास वही वाली बात जो एजुकेशन का बहुत जो है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन की बात की पर इन्होंने इंडिविजुअल की बात की कि आपके पास एजुकेशन का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पर सामने वाले को हेल्थ केयर में ही देना है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि कैंसर के लोगों की ही मदद हो, और आप बार बार जा रहे हैं उनके पास, तो कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि उनसे रास्ता कट करने की बजाय, क्योंकि वो काफी सालों से तजुर्बे में है, उन्होंने कहा कभी कभी ये होता है कोई डोनर हमारे पास आता है, हम उनके पास जाते हैं, वो कहता नहीं हमें इसके अंदर नहीं करना है, तो वहां पे हम किसी और ऐसे एनजीओ का रेफरेंस दे देते हैं कि फला एनजीओ जो है या फला काम करने वाला जो है वो इसी टॉपिक पे काम कर रहा है, ट्रस्टवर्दी भी है, प्रोफेशनल भी है, सही तरीके से काम कर रहा है, आप उसके पास चले जाइए। कब पहली बात तो ये होगी कि सत्ता जारी हो गया,
आपकी नीयत साफ थी, आपका दिल साफ था, आपने उस तरफ डाइवर्ट कर दिया। दूसरी बात ये होती है कि अगर उस डोनर को आपकी बात पसंद आ जाती है तो कुछ महीने बाद 2-5-10 लोग डोनर आपके पास आएंगे और ये कहेंगे कि फला बंदे को वहां देना था, हमें यहाँ देना था, इसलिए हम आपके पास आए, आप बताइए हम आपको पैसे कहां से और कितने। तो ये जब नियत दुरुस्त है, लीडरशिप की टॉपिक इसलिए जो है वो बड़ी वसी है। मैंने राकेश साहब को यही कहा कि अगर लीडरशिप पे हम बात करने लगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया MBA जो है वो मैनेजमेंट में है और काफी अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से, क्योंकि हमारी तरबियत जो है वो सऊदी अरेबिया में हुई, जिद्दा में, बार बार जो है वो मक्का मदीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जाना हुआ। तो खिदमत का जज्बा हमेशा से था और अल्लाह रखे पड़ते तब तक हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों में रखे। तो वो जो है वो खिदमत के जज्बे ने हमें एजुकेशन लेने के बाद भी क्या करें, तो ये था कि नहीं खिदमत करनी है। खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तक पहुंचना हुआ एक बड़े मकसद के लिए, और हजरत ने कहा नहीं अब यहाँ पे आप मेरे साथ रखेंगे। तो ये एक मकसद था, एक टारगेट था। अब टारगेट तो मैंने जैसे कहा कि बहुत और बड़े हैं और आगे भी अचीव करना है, पर ये जो फंड रेजिंग की जो बात हुई कि सारे प्लानिंग्स जो है वो अल्लाह के हाथ में होते हैं। दूसरी बात जो है आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल आप कंप्लायंस से 100% करें। दूसरी बात जो उस वर्कशॉप में, क्योंकि उसका टॉपिक फंड रेजिंग था, तो मैं सारी टॉपिक्स तो इतने वक्त में डिस्कस कर नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है। तो फंड रेजिंग पे भी बात हुई, लीडरशिप पे भी बात हुई, वॉलंटियर मैनेजमेंट पे भी बात हुई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे भी बात हुई। तो 2-3 चीजें और आपको बताते चलो। उन्होंने ये कहा कि अक्सर लोग जो है वो गलत तरीके से फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो सब लोग चौंक गए कि भाई हम भी तजुर्बेकार लोग हैं, हमसे कहाँ गलती होगी। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप सीखने की नियत से बैठे तो आप पूछेंगे कि कैसे, हमसे क्या गलती हो रही ताकि हम इस्लाह करें। तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जो फंड रेजिंग के लिए जा रहे हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जो कंटिन्यूस आपको नहीं देंगे। आप नॉर्मली किसी रैंडम लोगों से जाकर अगर कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मदद कर पाएंगे तो वो बहुत पीछे लग कुछ अमाउंट मिला तो मिला। तो अच्छा ये बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक सोच कर कि भाई इस शख्स के पास जाना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए और इतना अमाउंट कम से कम इससे लेना है, इस नियत के साथ जाते हैं और अल्लाह से दुआ करके जाते हैं कि अल्लाह आसान करना। बताइए कितने लोग हैं। तो कुछ ने हाथ उठाया, आपने कहा कि ये तो कॉन्सेप्ट पहली बार हम सुने। तो बाकी उसके बाद ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि जब आप इस नियत से जाते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, तो उन्होंने एक वाकया सुनाया, आपके साथ भी है। ये सुनाने की वजह यह है कि बेशक आप सबके भी तजुर्बे होंगे, पर ये होता है कि जब तजुर्बे शेयर किए जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारी चीजें हम भी कर रहे हैं फाउंडेशन में, पर जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीजें सुनते हैं तो हमें एक एतमाद आ जाता है कि हाँ यही तरीका है, ये एटलीस्ट हम सही जा रहे हैं, ये दुरुस्त समझ आ जाता है। तो दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि आप अगर जाते हैं और फंडर के पास और सारी बातें अगर आप उनसे कहते हैं, और वही वाली बात जो उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट लेकर जाइए, बजट कितना है, कितना खर्च होगा, क्या होगा। तो ना एक बार हम ऐसे ही डोनर के पास चले गए, हमने उन्हें प्रोजेक्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा प्रोजेक्ट को और खोलकर हमें समझाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो कोई भी इंसान पहले तो हिचकिचाएगा कि भाई आप ठीक है जितना बताना था हमने आपको सब बता दिया, अब आप क्या जानना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर भी कहा कि हमने फिर भी हिम्मत की, हमने जो है वो बताया उनको। तो पहले जो वो अमाउंट देने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो जब हमने उनको खोल कर समझाया कि हम फला करना चाहते हैं, हम जो 50,000 दिया आपने वो तो ये जगहों पे चले जाएंगे, उसके बाद भी ये खर्च है, ये खर्च है, ये खर्च है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या उनको प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि ये आपका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है ये बताइए। उन्होंने कहा अपना, उन्होंने चेक काट के सीधा दे दिया, ये लीजिए जाके कर लीजिए। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा भी होता है। तो ये भी चीजें जो है कि दो तरफा पैरेलल चीजें जो है वो चलती है। डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा सही है, दुआएं भी हम सामने रखते हैं, मकसद भी हमारे क्लियर है, सोच फिक्र भी हमारी क्लियर है, इंसानियत की मदद भी करनी है। अब जो मैंने आपसे कहा कि रिकमेंडेशन जो देना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर साहब ने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म MMNF की उससे कनेक्ट किया है, इतने सारे NGOs को कनेक्ट किया। जब कोलैबोरेटिवली अगर एक बड़े मकसद पे काम हो जाता है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्ट बहुत कम वक्त में जो है वो अचीव कर सकते हैं। और एक दूसरी बात जो आई थी वो ये भी था कि, और एक बात आप समझिए, जब लीडरशिप की बात होती है तो तारीख में ऐसे बहुत कम लीडर्स होते हैं जिनके अंदर सारी सलाहियतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल देते हैं। क्योंकि हर लीडर के अंदर हर सलाहियत नहीं होती, उसे भी दूसरे लोगों की मदद पड़ती है। अगर हम हमारे नबी की बात देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ने उनमें सारी खूबियां रखी थी, मगर अगर आप 4 खलीफाओं की जिंदगी को स्टडी करें तो सबकी अपनी अलग अलग खूबियां थी, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड थे, एक्सपर्ट थे, प्रोफेशनल थे। तो उनकी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसे लोगों से कनेक्ट किया, वो सहाबा बने, खलीफा बने और उम्मत मुस्लिमा कहां से कहां तक पहुंची। वैसे ही जो एक लीडर रहता है उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो सही टीम को अपने लिए चूज करे। कौन है उसकी टीम, कौन उसके साथ काम कर रहा है, उनके सोच और फिक्र क्या है, ये भी
ये भी बात होनी चाहिए, ये भी समझनी चाहिए कि सब आपके साथ हम फिक्र नहीं होंगे। कुछ लोग कोई और वजह से जुड़ेंगे, कोई पैसों की वजह से जुड़ेगा, मजबूरी है जुड़ गया, कोई वाकई में खिदमत की नीयत से जुड़ेगा, कोई अपने मकसद के लिए जुड़ेगा कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम जुड़ जाते हैं, चलिए इससे कुछ फायदा हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, फिर हम पीछे हट जाएंगे। तो सबकी नीयतें अलग है, हम टटोल तो नहीं सकते, पर जो हम कर सकते हैं, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते करते हम करते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज उन्होंने रखी कि लीडर को जो है वो सही टीम अपने आसपास इर्द गिर्द जमा करने की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। और एक चीज, तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये कहा कि बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, अक्सरियत भी थी, बट ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ, वैसे तो सभी उठा रहे। तो उन्होंने ये कहा कि आप में से ऐसे कितने हैं जो काम तो कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे और एक ऑर्गेनाइजेशन के गेस्ट स्पीकर आए थे जो इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, उनके सीईओ थे। उन्होंने ये बात रखी कि देखिए आपको एक बात बताऊं, जो काम आप 8 या 10 साल से कर रहे हैं वो काम अनऑर्गेनाइज्ड है, आप कर रहे हैं, वो हो रहा है, पर अगर वो काम को आप 10 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये जो कहते हैं ना कि ये जो, अच्छा ये लॉजिक ये आता है कि मतलब प्रोफेशनल को रख के इसका खर्चा देना, इसकी वजह ये जो खर्चा देना उसकी वजह हम 5-10 राशन किट जाकर बांट देंगे किसी गरीब को, ये भी अच्छी नीयत है आपकी, पर इस नियत की वजह से आपने जो प्रोफेशनल को नहीं रखा, अगर वो बंदा होता, सही बंदा सही जगह पे होता, तो जो 8-10 साल आपने जो काम किया उसका 10 गुना इनपुट आपको जो है वो 10 साल में बेच चुका होता। तो यहाँ पे भी सही जगह पर खर्च करने की जरूरत है। अच्छा, ये भी एक बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल्स पर है, कोई अभी शुरू हुई है, कोई मिडिल लेवल पे है, कोई बहुत जबरदस्त लेवल पे, तो सब अपनी नीड्स को एनालाइज करें, कौन कहाँ खड़ा है, किसका क्या मकाम है, कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, किस चीज की जरूरत है नहीं है वगैरह। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यह है कि हमारे जितने भी अकाउंटेंट्स हैं ब्रांचेस के, वो सब पेड है, यानी हमें अकाउंटिंग का काम बिल्कुल A to Z क्लियर चाहिए, साल के आखिर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोई फीसबिलिल्लाह होता है, कोई पार्ट टाइम होता है, कोई फुल टाइम होता है, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स हैं, वो एक अलग लेवल पे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें फाइनली जो है आपके साथ जो है, क्योंकि वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतों वाला चल रहा है, अल्लाह बरकत अता करे हमारे वक्त में। आखिरी जो सेगमेंट में टच करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक इदारे से तो मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, वो फुल टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा और एक इदारा है, और उसके लिए बताना ये जरूरी है कि जब हम वहां मलेशिया गए तो वहां पे जो है वो जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो सबसे पूछा गया कि आपके कोई राय मशवरे सजेशन वगैरह है तो आप बताइए। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए मेरी फील्ड क्योंकि जो है वो स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस की है कि एक इदारे में सिस्टमैटिक काम कैसे होना चाहिए, उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, उसमें क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं, उसका एनालाइज करना मेरा काम है। तो अगर आप अपने जो सेगमेंट है, अगर आपने ये वर्कशॉप के अंदर ये पॉइंट भी डाला होता तो फायदा होता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप क्यों ना ऐसा हो कि आप इसमें लीड ले लें और जितनी एनजीओ यहाँ मौजूद है उनके आप अगर रेफरी कर दें तो बहुत अच्छी बात। मैंने कहा वो भी हो सकता है। फिर मैंने उनको एक बात ऐड की, मैंने कहा कि एक फाउंडेशन जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे वो रहमान फाउंडेशन थी, दूसरी फाउंडेशन जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था उसका नाम ईमान है, इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ एनजीओ। तकरीबन उनमें भी 400-450 एनजीओ है, 15-16 स्टेट्स में वो काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि वहां का भी एक सेक्रेटरी मैं हूं, तो वहां की जिम्मेदारियां भी थी। तो मैंने उनसे ये बात रखी, मैंने कहा कि वो एनजीओ के अंदर मैंने जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे मैंने वर्कशॉप किया, मैंने एक एनालिसिस क्रिएट किया। और क्योंकि मेरे एमबीए का प्रोजेक्ट अल्लाह ने ऐसा मामला किया कि एमबीए का जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका टॉपिक ये था, फेलियर ऑफ एनजीओ ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर हम तरतीब से काम नहीं करते तो एनजीओ को फेल होना लाजमी है। तो तकरीबन 25 एनजीओ को मैंने लिया था और उसमें बहुत सारे मसले मसाइल निकले, ये नहीं होगा तो फेल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन डिजाइन करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैंने उस इदारे के अंदर जब एनजीओ ने अप्रोच किया उस सेशन के बाद वेबिनार के कि सर आप बताइए हमारे इदारे में क्या, तो मैंने खुद नोटिस किया है ये कि जब मैंने इदारों के साथ बैठकर 1-to-1 कंसल्टेंसी आप कहें या गाइडेंस सेशन के जो भी कहें, तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आपके एसओपीज क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका लीडर जो है, क्योंकि टॉपिक लीडरशिप है, तो आपका लीडर डिसीजन कैसा लेता है, आपके लीडर के पास कंट्रोल कितना है, आपका सिस्टम्स क्या है। तो कितने ऐसे एनजीओ थे जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा ये टॉपिक पे तो हमारा कभी तवज्जो गया है कि ये भी कोई चीज होती है करने की। तो ये एक बात आपके सामने रखना लाजमी भी है, जरूरी भी है कि एक लीडर के लिए
उसकी सोच भी बड़ी होती है, विजन भी बड़ा होता है। मकसद दुनिया में तो कामयाबी अल्लाह नहीं देता है, जब आखिरत की फिक्रें सोचो फिक्र होती है। तो लीडरशिप का जो टॉपिक है उसको मैं आखिर में समराइज करने के अंदर बस यही कहूंगा कि इमेजिन आप ये करें, ये थोड़ी हैवी बात होगी पर एक बात मैं ऐड कर दूं कि अभी 12 तारीख को हमारा जो है वो एनुअल मीटिंग हुई थी, और उस एनुअल मीटिंग के अंदर जो चीज ने मुझे डरा दिया, मैं खुलकर कह रहा हूं जो डरा दिया, कि हमारे शेफ ने जो है वो सारे ब्रांचेस के सामने जो हमारी ब्रांचेस थी वो मौजूद थी, उनसे ये कहा कि देखो आपको रिपोर्टिंग देनी है अब्दुल गनी को और हमारे जो दूसरे जिम्मेदार हैं उनको, आप लोगों को रिपोर्टिंग देनी है। तो ब्रांचेस ने कहा कि फिर हमारे शेफ ने ये भी बात कही कि इन्हें जो रिपोर्टिंग देनी है ना वो 2 जगह देनी है। हमने कहा ठीक है, चेयरमैन को तो देनी है। तो उन्होंने कहा आप दोनों को जो रिपोर्टिंग देनी है वो मुझे भी देनी है और अल्लाह को भी देनी है। अब मैंने आपको अल्लाह के हवाले कर दिया, अब आप देख लीजिए। तो ये चीज ने मुझे जो है वो काफी अंदर से हिला भी दिया, डरा भी दिया, आप जो बात इस्तेमाल करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वैसी तरबियत भी थी और उसी मकसद और विजन से चल रहे थे। तो डर तो ऑफकोर्स इंसान को लगता है कि अल्लाह के सामने भी जाके खड़ा होना है एक एक। अच्छा, दूसरी बात जो वाइंड अप के लिए मैं ये कहूंगा कि एक एक रुपए जो आप किसी का ले रहे हैं, किसी की ज़कात है, किसी का सदका है, किसी का फी सबिलिल्लाह है, उसने किसी नियत से आपको दिया, वो अमानत है आपके पास। अब उस अमानत को आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और काफी इदारे होकर चले भी गए हैं जिन्होंने ज़कात के नाम पे, फलां के नाम पे, फलां के नाम पे गलत काम किए या बराबर जो काम करना था वो नहीं किया। उस वजह से भी उम्मत में काफी इंतशार पैदा हुआ, जो कि इससे मसाइल आए। पर जब अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है तो एक एक रुपए का आपको हिसाब देना है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में लगाया, वो प्रोजेक्ट के मकसद और अजायम क्या थे, लोगों को क्या फायदा पहुंचा, आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया, आप कहां जाकर खड़े हैं। तो इन दी एंड एक लीडर की जो जिम्मेदारी है दुनिया में तो भारी है ही है। आज वो एक रोल ऐसा दिखता है, मैं लीडर हूं, बस मैंने एक अल्फाज कह दिया मतलब सब सुन ले और मैं एकदम डिक्टेटर बन गया। आज का व्यू ये है कि लीडर ये होता है, पर असल लीडरशिप वो है कि आप अकाउंटेबल भी हो, आप जिम्मेदार भी रहे, आपको आखिरत की भी सोचो फिक्र रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया में हमारे बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं, कयामत के दिन जाकर हमारे अमाल भी ठीक ठाक है, पर कोई 2-4 लोग हमें मिल जाए कि ये वही बंदा है जिससे हम नसीहत मांगने गए थे या गाइडेंस मांगने गए थे, एडवाइस मांगने गए थे, तो इसने हमें एडवाइस सही नहीं दी और उसकी वजह से हम गलत रास्ते पे चले गए और इसने अपनी नफसियात को बीच में रख के हमें एडवाइस दे दी। अब हम तो जानून में जा रहे हैं, इसे भी आप साथ में लेकर चले। तो ये लीडरशिप का टॉपिक जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचते हैं और सोचने की जरूरत भी है और फिक्र करने की जरूरत भी है, वैसे ही जो है वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो लीडरशिप की काफी अहम जिम्मेदारियां हैं। काफी जिम्मेदारियां तो हमारे प्यारे दोस्त हैं एहसान भाई जो है उन्होंने बता दी, जो दूसरे साथी आए उन्होंने बता दिया, इंशाल्लाह कल के सेशन में बहुत सारी और चीजें आ जाएगी। पर ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि कम वक्त के अंदर, क्योंकि राकेश साहब ने एक समंदर को जो है वो बंद करने का एक जिम्मेदारी मुझे दे दी, तो पॉसिबल काफी मुश्किलात तो थी, पर फिर भी मैंने कोशिश की कि 3 सेगमेंट्स में जो जो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कवर किए जा सकते हैं तो वो करें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जो मकसद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह के साथ चल रहे हैं और जिस मकसद से वो एनजीओ उसको जोड़ रहे हैं और उसमें अल्लाह वाकई में अल्लाह ने बरकत भी दी है, अल्लाह खूब बरकत दे, नजर बद से हिफाजत करे और खूब जो है वो उसे और आगे बढ़ाए। और सिर्फ अच्छा और एक बात जो है वो सिर्फ खाली एक तबके की हमें मदद नहीं करनी, बेशक वो करनी तो है, मुसलमानों की तरफ सबसे ज्यादा करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं मदद की जरूरत है, पर क्योंकि इंसानियत का भी नाता और रिश्ता हमारा अल्लाह ने बना रखा है सबके साथ, तो उनके ऊपर भी हमारी तवज्जो जरूर, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट ये जरूर है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है हम उसके ऊपर भी तवज्जो दें। किस सेगमेंट को है, किस बैकग्राउंड वाले लोगों को है, किस समाज को है, उसके लिए हम जो है वो गौर फिक्र करने की कोशिश करें, सिस्टमैटिक काम करें। और एक बात जो है वो ये भी याद रखें कि जितना सिस्टमैटिक काम होता है, लास्ट में बात ये है कि सिस्टमैटिक काम करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्लानिंग करना, सिस्टम से काम करना, डिसिप्लिन से काम करना, उसूलों को फॉलो करते हुए काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है किसी चीज को निकाले ना, तो ये भी जो है वो एक पैटर्न थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फॉलो किया। तो जो काम हम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको भी इबादत में शामिल करें और जो है जो नियतों के साथ आप लोग चल रहे हैं, अगर हम किसी खिदमत में आपके आ सके, मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अगर हम किसी खिदमत में आ सके, जाकिर साहब यहाँ मौजूद हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी खिदमत हम कर सके आपके एनजीओ की प्लानिंग में, स्ट्रेटेजाइजिंग में, या कोई चीज़ों को लाइन अप करने में, अगर ऑर्गेनाइज करने में, बिल्कुल इंशाल्लाह जब भी कुछ खिदमत कर सके हम मौजूद रहेंगे। उसी के साथ हम जाकिर साहब को वापस शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप सबका भी करना चाहेंगे। आपने भी जो है वो काफ़ी गौर फिक्र से सुना और हमसे दुआ जरूर करिएगा मेरे लिए भी। सफ़र काफ़ी लंबा है, तो अल्लाह इस्तिकामत भी दे और उसमें खातिमा अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर कबीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल आ गया है कि आपका नंबर दे दीजिए, तो ठीक है। मैं भी कभी कभार हो सकता है, जैसे जज़ाला मैम ने बताया था कि वो भी मजबूर रहती है तो फोन ना उठा पाए, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, अक्सर है। पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ये इंशाल्लाह 100% मेरा रहेगा कि मैं रिवर्ट बैक आपको करूं। तो आप नंबर लिख सकते हैं 98678 98678 अब्दुल गनी पंजाबी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप सबका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ सीखना है, कुछ पाना है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और आप सुबह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये सब नॉलेज का खजाना है, इसको आपने लिया है और भी लेंगे। अभी आज का जो सेशन है पूरा वो आमना सामना मीडिया पर आएगा, यूट्यूब चैनल पर आज रात को ही लोड हो जाएगा, जल्द से जल्द उसकी लिंक भी अपने ग्रुप में आएगी और यूट्यूब पर वो सब अवेलेबल रहेगा। और आपको स्पेशली भी आपको वीडियो बाद में कुछ दिनों के बाद एडिट करके मिलेगा। देखो, अभी जो हम लोग लेट शुरू किए थे प्रोग्राम, इसलिए एनजीओ का इंट्रोडक्शन है, यानी आप जो हजरत आए, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें चाहिए। हमें हमारे भी कुछ काम के लिए होगा, कम्युनिटी को उसको फायदा होगा, लेकिन वो वीडियो आपको भी मिलने वाला है, वो वीडियो आपके भी काम का है। इसलिए हो सकता है कि आपने यहाँ हर एक ने आके बात करना चाहिए। अभी इसमें एक लीडरशिप डेवलपमेंट अपने प्रोग्राम में एक कंटेंट है। लीडरशिप का मतलब क्या है? जिस लीडर बोलता है, लीडर काम करवा के लेता है ना। लीडर का लोग सुनते हैं, हम बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन हमारा? इसलिए यहाँ आके बोलना है। तो सब लोगों को गुजारिश रहेगी कि अभी एरिया वाइज कुछ नहीं बोलेंगे, 1 बाय 1 आए, है ना। पहले रोज से शुरुआत करेंगे, 1 बाय 1 आए और आप अपनी बात 2 मिनट में रखे, ताकि उधर से अगर 2 से ज्यादा हुआ ना, तुम उधर से ऐसे हाथ ऊपर करो, सब लोग ज्यादा हुआ तो, हाँ, ज्यादा 2-4 हाथ उठ गए ना तो अपना स्पीच बंद करने का यही सिग्नल है। मैं किसी को रुकाऊंगा नहीं, हाँ। लेडीज फर्स्ट, चलो। ओके, जी 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 जी, आइए आइए, 2 या 1 मिनट ग्रेस मिलेगा, है ना। अभी रात का टाइम हमें पूरा दिन इंतजार करें, अभी आप लोगों को टाइम ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादा बोलने वाले फिर थोड़ा सा लेट करेंगे। ये भी होना शुरू नहीं, आप 2 मिनट लाइए अपने। क्या हो जाएगा, देखो अपने पास अभी 7:22 हुए है, घंटा भर का वक्त, लेकिन फिर भी क्या हो, ये बहुत ज्यादा है ना, फिर लोगों के ऊपर से जाता है। थोड़ी बात करेंगे ना, स्पेसिफिक करो बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिरा सैयद नवी मुंबई ऊपर खेलने से ममता वुमेन्स वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। मेरा एनजीओ 2010 में रजिस्टर हुआ है और माशाल्लाह अभी के 20 जनवरी को मेरे एनजीओ को 15 साल हो गया। हम लोग औरतों के मसले मसाइल पर काम करते हैं। एक काम तो ये भी करते हैं कि फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, प्लस उसके अलावा अभी आजकल बहुत ज्यादा जो चल रहा है, मुस्लिम लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उस तरीके का भी काम करते हैं। मेडिकल के लिए करते हैं हम लोग। हम पैसा लगा के कोई काम नहीं करते अपने पास का, हम गवर्नमेंट की स्कीम पर ही काम करते हैं और हम किसी से फंड भी नहीं लेते, ना हम लेते हैं और ना हम देते हैं। हम एजुकेशन के लिए मौलाना आजाद का लोन करते हैं 12th के बाद में हायर एजुकेशन का। जिनको भी लोन का करवाना होगा तो वो मेरे से आकर मुलाकात करें। मेरा कोपर खेरा में ऑफिस है, वहां पर आकर मेरे से मिले। उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं बताऊंगी, पेपर वर्क पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बच्चों का लोन का हो जाएगा मौलाना आजाद से। उसके अलावा हम मेडिकल का करते हैं, हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होते हैं गवर्नमेंट की स्कीम में वो करते हैं। लेकिन अब ये सब करते हैं, उसके अलावा मैं अब है ना, मेरा जो गोल और मेरा टारगेट है वो इन मुर्तद औरतों के लिए है जिनके पास रहने की रिहाइश नहीं है। आप लोगों ने सुने होंगे कि बच्चों के यतीम खाने होते हैं, लेकिन औरतों का यतीम खाना नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ
कि एक काम किसी एक का काम नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का काम है। ना अकेला ताहिरा सैयद का काम है, ना सलीम टोले का काम है, ना डॉक्टर इसरार का काम है, ना सायरापा का काम है, ये उम्मत मुस्लिमा का काम है। अगर आप लोग इसमें जुड़कर आगे बढ़ोगे और मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए और अपनी औलाद के लिए और अपने आखिरत के लिए अगर करोगे तो अल्लाह ताला जरूर इसकी जज़ा आप लोगों को देगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सब जुड़ो, और जुड़ने के बाद में जब रहमानी 100 रुपया लेकर 7.5 करोड़ का स्कूल बना सकता है, तो क्या हम लोग छोटा सा अमाउंट करके कहीं पर एक ऑर्फनेज नहीं बना सकते ऐसी औरतों के लिए जो अपने इस्लाम से बिछड़ी हुई है या मुर्तद हो गई है? उनको हम लाकर हमारे पास रखेंगे, उनकी हम दीनी तालीमी देंगे, उनको मोटिवेशन देंगे, उसके बाद में हम उनका निकाह करवा के देंगे उन लोगों के साथ में जिनके बीवी का इंतकाल हो चुका है, जिनका खुला हो चुका है, जिनका तलाक हो चुका है और किसी वजह से वो सेपरेट है, तो उन लोगों के साथ में निकाह पढ़ा के देंगे। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा जो ये गोल है इसमें आप लोग मेरी मदद करो, और मेरी ही नहीं, आप लोग अपनी खुद की मदद करो। अल्लाह ताला उसकी जज़ा आप लोगों को देगा, दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और कल हमने नहीं देखे कि हमारी औलाद के साथ क्या होगा। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है जाकिर सर के लिए कि जो प्रोग्राम करे बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन एक हमको है ना, मस्जिद के अंदर हम लोग लॉकडाउन के पहले करते थे, जो बच्चियों का शादी का रिश्ता जमता था ना, उन बच्चियों के लिए ना हम लोग है ना हफ्ते में ना 2 दिन का वर्कशॉप रखते थे, जिसमें ना उनको हम बुलाकर बताते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे कि शादी के बाद में ससुराल में कैसे रहना है। आप लोग सब ये जानते होंगे कि आजकल तलाक की शरह, खुला की शरह बढ़ गई है। लड़कियां शादी होकर 2, 4, 6 महीना नहीं होता कि तलाक होता है। उसकी वजह यह कि उनकी माँ उनके मामले में इंटरफेयर करती है। तो हम ये चाहते हैं, और जाकिर सर से तो मेरी एकदम मौजूदाना गुजारिश है कि सर आप इस काम को जरा अपने काम में लीजिए और आपके प्रोजेक्ट में इसको भी ऐड कीजिए कि लड़कियों की तलाक होना बंद हो जाए। कम से कम उनको अगर है ना 6 महीने का उनको अगर 2-2 हफ्ते के दिन का अगर वर्कशॉप देते रहे और दीनी तालीम के हिसाब से उनको बताते कि भाई तुमको ससुराल में जाके कैसे रहना है, तो उनके दिमाग से पढ़ाई की गर्मी उतर जाएगी। माँ बाप जो पढ़ाते हैं बच्चियों को, उनकी गर्मी इतनी चढ़ी होती है कि ससुराल में रहना ही पड़ती है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस 2 प्रोजेक्ट में आप सब लोग जुड़कर काम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़। नंबर तो है मेरा, लेकिन मेरा नंबर लेकर आप लोग क्या करोगे? इनसे कांटेक्ट क्यों करोगे? कांटेक्ट करना है तो इनसे करो। 88 नहीं, तो मैं सुनिए ना, मैं क्या बोली, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मौतबाना गुजारिश इनसे कर रही हूँ कि ये मेरे प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में ये उम्मत मुस्लिमा का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में ये हम लोगों का साथ दे, ये मैंने ऐसा बोली। जुड़ना चाहते तो सब इनसे बात कर सकते हैं ना, मैं सबको नंबर दे दूंगा। हाँ, नंबर ले लीजिए आप इनसे, ये दे देंगे नंबर। और मेरा जितना भी जो कुछ है ना, ये सोचना और जो भी बातें सब मैं इनसे राय मशवरा करती हूँ, और ये मेरा एडवाइजर है माशाल्लाह, समझे। मैं रात में दिन में कभी भी कॉल करूँ ना, बराबर जाकिर सर फोन उठाते और बात करते हैं, समझे। ठीक है, चले, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मेरा नाम सायरा बानू है और मैं नवी मुंबई खारघर में रहती हूँ। मुझे जो स्टेज पे लाने की मतलब जो एक हिम्मत और जो जुर्रत की वो हमारे जाकिर भाईजान है। काफी टाइम से 2021 से जुड़ी हूँ मैं, 5 साल हो गए। अमेरिका वाले भी ग्रीन कार्ड 5 साल में दे देते, ये मुझे 1 कार्ड नहीं देते। सॉरी, माफी चाहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं जाकिर भाईजान। बहुत बहुत इनका जज़ाकल्लाह, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी जागृति फाउंडेशन है, रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन है मेरा। मैं ऑल ओवर काम करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे आपके साथ ज्वाइन कर लो। जहां मेरे लिए काम की जरूरत है मैं इंशाल्लाह आऊंगी। और दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा है, तलाक के ऊपर मैं काम करती हूँ। 2 फैमिली को बचाने का मेरा काम है, मियाँ बीबी के अंदर सुलह करवाना। जैसा अभी अगर हस्बैंड की गलती है तो उन लोगों के साथ एक फॉर्म फिलअप करवाती हूँ, उसमें उनकी क्या मिस्टेक है वो फिलअप करना पड़ता है उनको, पर मैं बीवी को नहीं बताती हूँ कि आपके शौहर ने क्या लिखा है। और ऐसा ही सेम प्रोसीजर मैं बीवी के साथ करती हूँ, तो उनको भी नहीं बताती हूँ कि तुम्हारे शौहर ने क्या लिखा है। जब दोनों का काउंसलिंग होता है तो फिर मैं बताती हूँ कि तुम्हारी यहाँ गलती थी तो ये नहीं होना चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने 2 तलाकें बचाई है, पर मैंने उनका कोई प्रूफ नहीं रखा है, इसलिए कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा किसी के बारे में बताना। एक जो तलाक बचाई वो तो 65 इयर्स के थे और उनके हस्बैंड 75 इयर्स के, और वो सीवुड में आज भी रहते हैं, मुझसे कांटेक्ट में है। दोनों हस्बैंड वाइफ को अभी भी फोन करके पूछती हूँ गार्डन में गए क्या, दोनों बात करने जाते हो कि नहीं गार्डन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी आज घर बस गया है। बस इसी मुद्दे पे मुझे काम ज्यादा करना है और इसी मुद्दे पे करती हूँ मैं। आगे आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। जाकिर भाईजान बहुत बहुत जज़ाकल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और हमारी पहचान बढ़ाने के लिए। ये है ना यार भाईजान 98193 193 75736 सायरा बानो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मनीरा कुरैशी है and my NGO's name is Human Future Welfare Foundation। अगर आप कहते हैं ह्यूमन और फ्यूचर, तो ह्यूमन और फ्यूचर एक ही चीज पे चलता है, वो होता है रिलेशनशिप। तो मेरा सबसे ज्यादा यूएसपी है, आई वर्क फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। And here again, I'm representing another one of the biggest organization in the entire India, कुरैश कॉन्फ्रेंस की मैं मुंबई की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मैन पावर कंसल्टेंट्स और जितना भी बोले इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मनी, पावर, एवरीथिंग, but when it comes to the women power need, so with I think with MNF and with persons like Sanobar, Advocate Sanobar Qureshi, I try to see more representations of women power, and I'm here along with my friend Moina and my mentor Ghazala Azhar. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम परवीन शेख है और हम लोग स्टूडेंट्स पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं। तो चलाते तो काफी टाइम से है, लेकिन कैसा है पैंडेमिक की वजह से थोड़ा हम लोग बैक ऑफ हो गए थे, लेकिन जो करना है सोशल वर्क को कंटिन्यू ही रह रहा है हमारा। हम लोग सारे शोबे में मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क करते हैं। अभी जैसे आज हमको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन मिला यहाँ आने के बाद कि वी हैव टू अडॉप्ट वन थिंग विच वी कैन डू कंटिन्यू। तो हमने ऐसा थोड़े दिन पहले ही सोचा था, 6 महीने से अभी हम लोग स्टूडेंट्स लोगों को है ना, जो बीएमसी के बच्चे होते हैं, टीएमसी के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 बच्चे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं, मतलब उनको पढ़ा रहे हैं। वहां पर किसी से भी पैसा नहीं लिया जाता है। और इसी को हम लोगों ने एक स्कूल को अभी अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है मुंद्रा में। हम लोग मुंद्रा से, तो मुंद्रा में सोचा है कि एक पूरी स्कूल को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और वहां जाके बात करेंगे। इस चीज में अगर मुझे कोई हेल्प कर सकता है, लाइक जाकिर सर या कोई भी जो मुंद्रा से रिलेटेड है और कोई हेल्प कर सकता है इस चीज के लिए खास तौर पे, तो वो प्लीज हम लोगों को कांटेक्ट करना जाकिर सर के थ्रू। थैंक यू सो मच। स्टेज पे बैठे हुए सदस्य और उनकी टीम और मेरे तमाम सभी अजीज भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको पहले तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और बाद में सभी एनजीओ के लोगों को, क्योंकि वो एक थैंकलेस जॉब करते हैं, अपने वक्त का, अपनी मेहनत का डेडिकेशन देते हैं, जिसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, पर ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला काम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सबको हिम्मत और ताकत दे ये सब करने की। और अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। पहले तो मेरा नाम मोइन कुरैशी है और मैं पूना से हूँ, एजुकेशन फील्ड से हूँ और 15 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। पैंडेमिक के बाद मैं इस फील्ड में सोशल वर्क में इंटर हुई हूँ। 2018 से ये काम स्टार्ट किया है। हमारा एक लोकल लेवल पे ये फाउंडेशन है, कुरैश फाउंडेशन, जो पूना कैंप में है और जो एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहे हैं। हम पुअर ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी एजुकेशन कंप्लीट होने तक उनकी फीस वगैरह और हर चीज का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और ऐसे बच्चों को जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं उनके लिए वर्क करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस काम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है कि समाज में अगर सुधार लाना है तो हमें तालीम पे वर्क करना चाहिए, जो भी हमारी कैपेसिटी में हो सकता है।
दूसरे मैं एक एजुकेशन से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जो ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्टर्ड सोसाइटी है, दिल्ली में है। और लास्ट बॉम्बे में सेशन में अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो हमारे प्रेसिडेंट सनोवर अली कुरैशी आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, और पहली बार इन्होंने चांस दिया कि वुमेन इसके अंदर आए, अपनी टीम बनाए नेशनल लेवल की। हमने 2023 में स्टार्ट किया। विद इन 17 मंथ हमने ऑल ओवर 20 स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट बनाए हैं और 6 to 7 स्टेट में वुमेन्स के भी प्रेसिडेंट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम भाई जो हमारे साथ एनजीओ में जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को मेंशन भी किया है कि अगर वुमेन को इन्वॉल्व नहीं करोगे आप इस सोशल वर्क के काम में, सामाजिक खिदमत के काम में, तो हमारा 50% जो वर्क है वो नहीं होगा कभी भी। तो मैं इस फील्ड में आई हूँ ताकि मैं ऑल ओवर इंडिया की लेडीज को इंशाल्लाह जोड़ के एक साथ मजबूत टीम बना सकूं, क्योंकि अगर हम अंबेडकर के भी जो प्रिंसिपल्स है, 3 प्रिंसिपल्स, फर्स्ट टू संगठित करो और फिर शिक्षित करो और फिर संघर्ष करो। तो फर्स्ट हमारा काम है कि हम पूरी हमारी जितनी बिरादरी है, सोसाइटी है, समाज है, उसमें औरतों को शामिल करें। आप सभी अपने एनजीओ में वुमेन्स को जरूर इंकरेज करें और ले, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जो भी लेडीज इस काम में करना चाहे इंकरेज करके एक लेडी को ले, उसके साथ अदर लेडीज भी जुड़ेंगी और आप जरूर मजबूत होगे, क्योंकि वुमेन जब भी काम करती है तो बहुत डेडिकेटली काम करती है, ये मेरा सोचना है। और ये काम बहुत स्पीड से बढ़ेगा। जिस तरह समाज में बुराइयां बढ़ रही है, हमें वुमेन्स को आगे लाके इस काम को, समाज की बुराइयों को खत्म करने के काम जरूर करना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी एनजीओ में जुड़े हैं कि वो वुमेन को अपने साथ जोड़े, उनकी टीम बनाए और वुमेन को एम्पावर करे। वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही गलत लिया जाता है। ऐसे सोचा जाता है अपने समाज में, मुस्लिम में खास तौर पे, कि वो मर्द की शाना बशाना चलना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। जब वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाएंगी तो वो खुद के फैसले लेने के लायक बनेगी, अच्छाई और बुराई में डिफरेंस समझेगी और अच्छे काम में अपना वक्त को इन्वॉल्व करेगी। अभी जो रिमेनिंग टाइम रहता है, फ्री टाइम उनके पास, वो या तो मोबाइल में डालते हैं या तो टीवी देखने में, सीरियल देखने में या विंडो शॉपिंग करने में गुजारती है। हमारी औरतें अगर समाज की बुराइयों को कम करने में काम अपना वक्त लगाएंगी तो जरूर उनका वक्त अच्छे काम में इन्वेस्ट होगा और हमारे समाज में जल्दी से जल्दी सुधार आएगा। यही मेरा मानना है और मेरे सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन इस संगठन से जुड़े, या तो आप अपनी संगठन से जोड़िए या हमारी संगठन से जोड़िए। नाम कुरैश कॉन्फ्रेंस है, बट हम नॉन कुरैशी, नॉन मुस्लिम सभी को इन्वॉल्व किए, क्योंकि सनोवर अली सर जो है बाम से जो अंबेडकर वाला है उनसे भी जुड़े हैं, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। खासतौर पे दिल्ली में आप देखोगे तो काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एनजीओ की काफी इन्फ्लुएंस है और माइनॉरिटी के भी काफी बड़े बड़े उधर पॉलिटिकल लीडर्स भी है, तो उनसे जुड़ के हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट किया है, ऑनलाइन करियर काउंसलिंग हर हफ्ते हम ग्रुप पे ही करते हैं, फ्री में बच्चों के। हमारे साथ बहुत सारे लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर जुड़े हैं और कम से कम 5000 के करीब हमारे डिफरेंट ग्रुप से लोग जुड़े हैं और पेड मेंबर भी हमने बनाए हैं। तो ऐसे करके हम सारे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक अपनी एनजीओ को जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत टीम बनकर काम कर सके। जाकिर सर का ये कॉन्सेप्ट कि सारे एनजीओ को एक साथ लाना है, काम करना है, मुझे बहुत पसंद आया ये। इंशाल्लाह हम एक मजबूत नेशनल टीम बनाएंगे सबके साथ मिलकर। जाकिर सर हमारे नेशनल लीडर है, नेशनल एडवाइजर है, हमारे साथ जुड़े हैं और काफी सारी लेडीज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि इस काम को हमने स्टार्ट किया है, आखिर तक ले जाना आपका, आप सब लोगों का काम है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शाहीना है और मेरे फाउंडेशन का नाम है कारवा फाउंडेशन। बार बार सबके मुंह से आ रहा था कि कारवा बढ़ना चाहिए। मुझे भी फील होता है कि जो कारवा की शुरुआत मैंने की हूँ तो इंशाल्लाह वो भी बढ़े। ये कारवा एजुकेशन के लिए काम करता है क्योंकि मैं खुद एक MA BEd फील्ड से हूँ, मेरा एजुकेशन है MA इन एजुकेशन। तो मैंने चुना कि एज ए टीचर मैं सोसाइटी को क्या दे सकती हूँ।
तो एक डॉक्टर तो सोचेगा कि वो पेशेंट के लिए कुछ करे, तो एज अ टीचर मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि एज अ टीचर मैं सोसाइटी को एजुकेशन रिटर्न कर सकती हूँ, एजुकेशन गिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने सुना है कि जो भी आपको सोसाइटी से मिला है यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी। आपको जाने से पहले वो सोसाइटी का अदा करके जाना है। तो उसी बेस पे मैंने अपना एजुकेशन विजन चुना है कारवा फाउंडेशन के लिए। मानपुर बॉम्बे में हमारा एनजीओ के अंडर स्कूल चलता है, जिसमें माशाल्लाह 100 से भी ज्यादा बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं, जिनकी माए बाबा घर का काम करते हैं या बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हैं, हम ऐसे बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उसके साथ साथ जैसे कि हमारे कौम के बच्चे गवर्नमेंट मानपुर में काफी जोन में पाए जाते हैं, वहां पे देखा गया है कि 4वीं 5वीं पढ़कर बच्चों पे जिम्मेदारी आ जाती है, उन्हें एक मोबाइल बेचने, रिक्शा चलाने या ऐसे छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद 2-3 हजार या 4-5 हजार महीने के आ जाएंगे तो उनके लिए बहुत काफी होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो शायद आगे जाके लाखों भी कमा सकता है। तो हमारा ये काम होता है कारवा फाउंडेशन का कि हम बच्चों को प्राइवेटली स्टडी कराते हैं। वो बच्चे दिन में काम करते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर, एक्स्ट्रा टीचिंग देकर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी एग्जाम होने के बाद अगर कुछ बच्चे आगे भी पढ़ना चाहें तो जॉब भी दिलाने की फैसिलिटी, हम उनको रास्ता दिखाते हैं कि आप इस कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं, आप उस कंपनी में। तो बच्चा आगे पढ़ाई भी करता है हमारे साथ जुड़कर और जॉब में भी करता है। तो मेरा ये मिशन है कि एजुकेशन के माध्यम से हम लोग अपने कौम की फलाह के लिए काम करें। अभी हम लोग एज ए एनजीओ, जैसे गनी सर ने या किसी ने बोला था कि हमारा जो विजन एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, तो हम लोग सीखते सीखते ही सीखते। जब हमने एनजीओ चालू किया था, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, मतलब लोगों को देखकर हम लोग करते हैं, चलो ये कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, चलो कपड़ा बांट रहे थे, चलो ये कर रहे थे। बट धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हमें समझना होता है कि हम हर चीज में शातिर नहीं बन सकते, हम अपना वक्त जाया करते हैं। तो अभी धीरे धीरे वो लर्निंग मुझ में भी आ रही है कि नहीं, हमें अपने काम को स्पेसिफिक करना चाहिए। हमारा विजन अगर एजुकेशन है तो उसी को जैसे बड़ा करना चाहिए। तो उस सोच के से मैं चल रही हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहूंगी कि इस कारवा को बढ़ने के लिए आप लोग जरूर दुआ करें। और माशाल्लाह मेडिकल कैंप्स वगैरह जैसे काउंसलिंग वगैरह ये सब तो करते ही रहते हैं उस एरिया में हम लोग, और वहां के जो लोगों को जॉब दिलाने की भी हेल्प हम लोग करते हैं। जैसे अभी माशाल्लाह उल्वे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्चिंग है, अगर मे बी बॉम्बे से कोई होगा तो अप्रैल मई में लॉन्चिंग हो रहा है न्यू एयरपोर्ट का। तो हमारा टाई अप कंपनीज के साथ हुआ है जिनको बच्चों की जरूरत है। मैं इसलिए यहाँ पर ये अनाउंस कर रही हूँ क्योंकि आप लोग काफी लोगों से कनेक्ट होंगे, नॉट ओनली मुंबई, पूना से भी आना चाहे, जो बच्चे उड़न है, पूना है, उल्वे है, नवी मुंबई, जो नियर बाय के बच्चे आना चाहे, उनका 2 मंथ का क्रैश कोर्स होने वाला है। वो 2 महीने के बाद डायरेक्ट उनको एयरपोर्ट पे जॉब्स मिल जाएगी। ये 2 महीने के कोर्स है, कुछ 6 मंथ के हैं, कुछ 1 ईयर के हैं। तो ऐसे कोर्सेज में भी हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। अगर उस सिलसिले में किसी को राब्ता करना है तो मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। और इसी दुआओं के साथ, और सबसे पहले तो जाकिर सर का थैंक्स बोलेंगे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। और ये मेरा पहला नहीं है, मैं पहली बार आजम कैंपस से भी सर के साथ आई थी और वो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज थी। काफी लोगों से कनेक्शन बने और बहुत काम आए वो कनेक्शन। तो आप जहां वक्त देते हो वो कनेक्शन काम आते ही हैं, कभी ना कभी तो काम आते हैं। बस इस एंड के साथ जाकिर सर का शुक्रिया करती हूँ। और जाकिर सर से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे कल हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर अपने अपने काम में मसरूफ हो जाएंगे। मैं चाह रही थी कि जो ग्रुप है, जितने लोग आए हुए हैं, अगर उनका एक ग्रुप बन जाए, जितने लोग प्रेजेंट है इसमें, और उनका सोशल मीडिया वो अगर शेयर करें, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो हमको पता चलेगा अच्छा कारवा वो शाइना मैडम, अच्छा वो अभी ये काम कर रहे हैं, तो आपको वो अपडेट होता रहेगा। इसी तरह आप लोग जो दूसरा काम कर रहे हैं तो हमें भी वो पता चलेगा। ये उस ग्रुप में ना जाके सर सबके सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या वेबसाइट है, तो हम लोग साथ नहीं रहकर भी साथ रह पाएंगे, एक दूसरे के काम को सराह पाएंगे इंशाल्लाह। या हो सकता है मिलकर भी कभी कुछ काम कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये आप जरूर करवाएं तो बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। इस कारवा को पढ़ने के लिए आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टोटल 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इन हलाल इन्वेस्टमेंट का। और ये जो जगह पर आप लोग बैठे हैं अल हिदाया कैंपस, अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह भी हमारी है। और असुफा फाउंडेशन करके मुमरा में एनजीओ है जिसका अप्रोक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट का जगह है हमारी। वहां पर 150 से ज्यादा औरतें दीनी तालीम लेती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज सीखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब हमारी जेब से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जैसा गजा आपा ने बताया कि पैसा बहुत जरूरी है एनजीओ को चलाने के लिए, और पैसा कैसे आ सकता है मैं आपको बता सकता हूं। जैसे अभी देखो कैसा है कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो हमको पता नहीं होती। जैसे स्टार्टअप्स करके इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। अभी यहाँ पर जितने भी रिटायर्ड बंदे लोग हैं या आपके एरिया में जो रिटायर्ड बंदे होंगे जिनको पेंशन आती है, उनको बोले 1-1 लाख रुपए डाल के 5 आदमी मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा फंडिंग दिलाने की। फंडिंग 20 लाख रुपए फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। फंडिंग के अलावा आपको 3 साल का टैक्स बेनिफिट मिलता है। 3 साल आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। ठीक है। और चौथी चीज ये कि अगर आपको लोन पे जाते हैं तो 5 to 6% लोन पे मिलती है पैसा। वो 2 करोड़ 5 करोड़ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मेरा जो काम है, मैं एनजीओ मतलब मैं अपना शेयर मार्केट में काम करता हूं। मेरे काम अगर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, कोई भी मतलब कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर तक कोई मुझसे जुड़ सकता है। वो काम मेरा जो काम है मैं भी आपको बताऊंगा, वो भी हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चला सकते हैं। अच्छा, इसमें ये कैसा है कि जो स्टार्टअप्स है उसको कुछ सिस्टम्स होते हैं, उसमें कुछ डालना पड़ता है पैसा। अभी एग्जैक्टली 242 गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स के अंदर आती है। आप लोग अगर कोई काम करते हैं, जैसे सब एनजीओ से आए हैं, सबको फंडिंग के मसले होते हैं, जैसा सीएसआर हर आदमी नहीं ले सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे एनजीओ की इनकम करने के लिए, तो वो भी मेरे पास है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया तो मुझसे शेयर करो, इंशाल्लाह मैं उसमें हेल्प करूंगा। या मेरे पास है 242 स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की, वो मैं आपको बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का बिजनेस, अगर आप मेरे बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं पार्टनर बन के, तो विद इन नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आप लोग टैक्स लेवल की इनकम पे पहुंच जाओगे। और सारी बैकग्राउंड, सारी चीजें मुझे नॉलेज है 37 इयर्स का, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं और इसमें कोई भी जुड़ सकता है। अच्छा, मेरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हमारी जो बहनें हैं, जो डाइवर्सी हैं, जो विडोज हैं, जिनकी अनमैरिड लड़कियां हैं बहुत सारी, उनके लिए मैं चाह रहा हूं कि ये कंपनी उनको बना के दें। अगर आप लोग साहिब हैसियत हो तो 5 आदमी मिलकर 1-1 लाख रुपए करके कंपनी बना सकते हैं। उसमें उनको एम्प्लॉय करेंगे या उनको भी पार्टनर ले लेंगे। या अगर आपके जहन में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी बच्चियां हैं जो इस तरह की है, तो उनकी भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला सबको आफियत वाला मामला करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर सर ने मुझे मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम दोस्त अंकल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे गूगल पे वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। दोस्त अंकल 9107 333 777 9107 333 777। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम एडवोकेट इमरान खान, मीरा रोड से। दोस्तों, मैं कोई मखसूस एनजीओ से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत से एनजीओ का लीगल एडवाइजर हूँ। एक एडवोकेट होने के नाते खिदमत खल्क कर रहा हूँ। जो भी तंजीमें हैं, जो अल्लाह ने मुझे इल्म और सलाहियतें दी है, उससे उनकी खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में, और जो भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है। तो आज यहाँ जो आने का मेरा मकसद था कि जो हालात हाजरा पे हमें गौर करें। अगर आज हम अपनी कौम के हालात पर गौर करें तो ये समझ में आता है कि सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा मुसलमान है। हर चीज में पीछे मुसलमान है। वो कौन सा दर्द है जो मुसलमान की जोड़ी में नहीं है? मुसलमान इल्म के मैदान में पीछे, मुसलमान को सरकारी रोजगार में सरकारी जॉब नहीं मिलता, मुसलमान को सरकारी मदद नहीं मिलती, मुसलमान को लोन नहीं मिलता, मुसलमान का ये मर्ज, वो मर्ज, फला मर्ज। लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया है कि ये सारी तकलीफों की मेन जड़ क्या है? मैं इस बात के खिलाफ हूं कि बीजेपी या कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ किया। दैट इज डिफरेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक इंडियन को राइट्स दिया है, और आप अगर
राइट्स का सही इस्तेमाल करे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट आपके हक से हटा नहीं सकती है। हमारा जो सबसे बड़ा तकलीफ का मुद्दा है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। हमारा डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा, जो एक वकील होने के नाते हमारे पास केसेस आते हैं कि बेल तो हो गया, लेकिन भाई एक गुजारिश है, कुछ वक्त लूंगा और इस पर आपसे गुजारिश है कि इस पर हम लोग मिलकर काम किया जाए, जो बहुत बड़ा खिदमत का होगा कि ऐसे ऐसे भी मामले आए हमारे पास कि हमने बेल तो करा दी कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद बंदा 10-10 दिन तक अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है, राशन कार्ड में नाम अलग है तो पैन कार्ड में इसका अलग है। अब उसको जो श्योरिटी देने आते हैं उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, हर चीज में आप देखो तो कहां जाकर आप अटकते हो? डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी खराबी है। अब ये खराबी इंडिविजुअल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक, जितनी भी तंजीमें हैं वो तंजीमों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि चेंज रिपोर्ट क्या होता है उनको पता ही नहीं, दर्पण क्या है किसी को पता ही नहीं है, एफसीआरए तो क्या है बहुत दूर की बात है, सेक्शन 8 कंपनी क्या है किसी को पता ही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट क्या है सालों तक किया नहीं, फिर आती है गवर्नमेंट तुम्हारी मर्जी पे तोड़ती है तो बोलोगी कंफ्यूजन हो रही। अरे जिसके पेपर अगर बराबर है उस प्रॉपर्टी को हाथ लगाने के लिए गवर्नमेंट की हिम्मत आती है? नहीं होती। जब आप खुद ही दावत दे रहे थे आइए और बर्बाद करिए तो आपको कौन चले? अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी, शी इज आल्सो एडवोकेट, लेकिन जब बार काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन में गए तो मेरी वाइफ को भी एक मसला पेश आया, उसका नाम है नैज़रीन। तो मैंने जमीन का स्पेलिंग LAJEEN होता है और LAJEBIN होता है, उसके टाइम के सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग भी बदल नहीं होता और बाकी सब दिया गया था। तो वहां जाके मसला अटक गया, फिर गैजेट करवाना पड़ा। तो ये मतलब इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है तो नॉर्मल लोगों के साथ भी हो रहा है। सबसे बड़ा जो मसला है कि हम लोग हमारे नाम पे आगे मोहम्मद लगाइए बेशक, लेकिन मोहम्मद अगर आप लगा रहे हो तो मोहम्मद कितने टाइप से इंडिया में लिखे जाते हैं? MOHD, MOHMMD, 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 व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर आप मोहम्मद नाम लिख रहे हो तो उसको अदब से तरीके से पूरा MOHMMD लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। अब सैयद का स्पेलिंग SAYED, SAYEED, SAID, तो ये सारी चीजें जो है बेसिक चीजें हैं। जब तकलीफ क्या आती है, जब आप गवर्नमेंट आप CA NRC का मसला उठाते देखोगे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से परेशान हो गए। आपके हर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अलग है, आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो इस पर मेरा ये बोलना है। अब अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। मुसलमानों को लोन नहीं मिलता। लोन रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। मुसलमान बिजनेस में तरक्की नहीं कर रहा है, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज बिजनेस को ग्रो करने का जो ऑर्गेनाइज तरीका है वो हमारे माशरे में है ही नहीं। हमको टैक्स भरना ही नहीं है। आप बताइए कितने मुसलमान इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, कितने मुसलमान ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, कितने मुसलमान ने ऑर्गेनाइज बिजनेस करने की सोची, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के IPOs जाके SME IPOs जाके, कितने मुसलमानों ने सोचा? नहीं सोचा। मैं एज एन एडवोकेट, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, मेरे ऐसे क्लाइंट है, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब एक एक इलाके में जो कि 100 से फुट के घर रिटर्न फाइल करके 2,50,000 टैक्स नहीं भरना, तो आप कहां से आगे बढ़ोगे? फिर वही बात, आप कहीं भी जाओगे हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। आज जो माइनॉरिटी बजट की आप बात करें, मैंने आपके साथ शेयर करूंगा, RTI डालकर मैंने पूरा ब्यौरा निकाला है कि माइनॉरिटीज के लिए कितने फंड है लास्ट ईयर का और कितना एग्जॉस्ट है। आप हैरत जता हो जाएंगे कि 50% भी एग्जॉस्ट होता है। और ये जो गवर्नमेंट है वो हर साल बजट क्या कर रही है? कम कर रही है। अरे कम कर रही है और हमारे लीडर आके चल जाते हैं, जो भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मुसलमानों पे जुल्म हुआ। अरे भाई जो दिया था वो कहां इस्तेमाल किया तुमने? वो इस्तेमाल करने के लिए तुमने कौन को अवेयर कब किया? वो प्रोसेस क्या है?
डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इस पर काम कब किया तुमने? तो अगर आप कहीं भी जाकर देखिए तो हर जगह हमारी जो तकलीफ आती है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का, जो बहुत ही बड़ा मसला है। तो मैं एलएफ के जरिए जो डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मैं तो पहली बार इसमें आया और आने का रीजन ये था कि एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि सारे एनजीओ को अपने एक प्लेटफॉर्म पे लाए। बिकॉज एक पुरानी कहावत है, वन मुट्ठी लाख की गोली तो खाक की। अगर हम हालात हाजरा पे गौर करते हैं तो हमारे लिए कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर आपको कोई देखे कि 150 ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने इलाके में इतने अच्छे अच्छे काम मुसलमानों के लिए कर रही है। अगर इतने कौम पे खैर हुआ है तो वो कौन हाशिए पे क्यों है? वो हाशिए पर इसलिए है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, इंफरादी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर हम एक तंजीम के अंडर में, जैसे एमएमएनएफ के अंडर में, अगर एक ही मिशन को लेकर चले, जैसे एमएमएनएफ एक गाइडलाइन जारी करे, सारे एनजीओ के मेंबर बने और एक गाइडलाइन जारी करे। जैसे एक भाई बहुत ही अच्छा स्किल एजुकेशन का काम कर रहे हैं, एक हमारी बहन थी वो जो औरतों का एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए बिजनेस वगैरह के काम कर रही है। अगर हम बिजनेस मॉडल को अगर एमएमएनएफ के जरिए हर जिले में पहुंचाया जाए तो कौन का कितना फायदा हो? आज तक ऐसी कोई तंजीम नहीं है, ऐसी तंजीम हमारी ऑलरेडी है जो 100 साल की मेहनत के बाद पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे। तो ऐसे ही नहीं बैठे, वो एक तंजीम के तहत काम कर रहे हैं। और हकीकत है कि संगठन में शक्ति है। अगर हम इंफरादी कोशिशें करते रहेंगे तो अपने अपने लेवल पे खत्म हो जाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है कि ये बहुत ही अच्छा काम किया नजर आया हमने इस मंच पर, इस बैनर के तले। आप, मेरा जो सजेशन है कि पहले सारे एनजीओ को मेंबर बनाया जाए, एमएमएनएफ एक पेरेंट बॉडी बने, सारे एनजीओ जो खिदमतें करना चाहते हैं इसके मेंबर बने और एमएमएनएफ एक गाइडलाइन जारी करे। वो गाइडलाइन के तहत पूरे देश में काम हो। तो हर, क्योंकि अगर एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो वो ऑपरेटर से क्यों है, पूरे इंडिया के बच्चों को उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर एक लेडी अपने इलाके की 50 औरतों को एम्पावर कर सकती है, प्रोडक्ट बना के, बेच के, मसाला सिखा के, जो भी है, तो हम पूरे इंडिया की औरतों को क्यों नहीं कर सकते? अगर हम एक इलाके के अंदर गवर्नमेंट फंडेड इलाके काम कर सकते हैं, पूरे इलाके में क्यों नहीं कर सकते? जब आपके माइनॉरिटीज के बजट एग्जॉस्ट होंगे तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो अगले साल से 900 करोड़ तो पूरा लेके आएंगे महाराष्ट्र का। तो अगली बार हम अक्सर मान सकते हैं कि हमको 1000 करोड़ चाहिए, हमको 1200 करोड़ चाहिए और देना पड़ेगा भाई। तो एक इंफरादी कोशिशों को छोड़कर इज्तिमाई कोशिश की जाए, ये मेरा मशवरा है। और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मेरा एक 2 मिनट और बोलूंगा कि ये जो काम है ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा एनजीओ या एमएमएनएफ मिलकर भी पूरे इंडिया के मुसलमानों को डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमको बहुत मैन पावर लगेगा। और आज जैसे अभी जो मेरे से पहले भाई की उन्होंने बोला कि बाल सफेद होने के बाद हम काम करने उठ रहे हैं, आज मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर लगभग सभी 45 के ऊपर के एज के होंगे। तो ये एज में आने के बाद हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी होती है, दीगर जिम्मेदारियां भी होती है। तो खिदमतें खल्क आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ करना पड़ता है। तो हमारी जो ताकत है वो है हमारा यूथ। हमारा यूथ सबसे बड़ी ताकत है। हर कौम की ताकत उसका यूथ होता है। आज हमारा यूथ, हम बोल रहे हैं कि भाई वो भटक गया है, मुसलमान के बच्चे इधर है, आवारागर्दी कर रहे, नशे में। आपने उनको डायरेक्शन क्या दी? आपने मुसलमान के बच्चों को डायरेक्शन क्या दिया? क्या आपने उनके लिए कोई कोर्स डिजाइन किया? क्या आपने उनको सही तरीके पर लाने की कोशिश की? आज मोबाइल का जमाना है। मैं एक चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे यूथ फोर्स को इस्तेमाल किया है। आज इजराइल इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इतना ताकतवर क्यों बना है? क्योंकि उसका हर एक ग्रेजुएट वहां का सोल्जर होता है। तो अगर हमारे ग्रेजुएट्स को हम ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जाए जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग गाइड होता है, अगर एमएमएनएफ अगर ऐसा कोई अगर एमएमएनएफ ऐसा कोई कोर्स डिजाइन करे कि जहां हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो 3 साल हमारी तंजीम से जुड़ के काम करें, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है, उनके पास बहुत टाइम होता है, बहुत एनर्जी होती है। अगर उनको हम डॉक्यूमेंटेशन का काम सिखाए कि भाई पैन कार्ड इस तरीके से बनाया जाता है, गैजेट इस तरीके से बनाया जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस तरीके से बनाया जाता है, पासपोर्ट का एप्लीकेशन इस तरीके से किया जाता है, बहुत ही सिंपल है।
तो पढ़े लिखे बच्चे अगर हर सोसाइटी हर मोहल्ले में हम 10-12 तैयार कर दे तो ये काम बहुत आसानी से डॉक्यूमेंटेशन का हो सकता है। तो इस पर मेरा एक मशवरा है, गुजारिश ये कि फिर मिलकर हम काम किया जाए। और एक दूसरा छोटा सा मशवरा ये है मेरा कि हम बोलते हैं कि हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है। जब भी बात होती है तो चार आदमी चिल्ला कि इस देश की आजादी में हमारा बहुत योगदान है, हमारे बुजुर्ग ने बड़े बड़े काम किए। मैं 5 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के नाम बोलूं तो शायद कोई नहीं बता रहा है। 5 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के रफी अहमद किदवई, आज भी रफी अहमद किदवई के नाम से एग्रीकल्चर के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है जो एक्सीलेंट काम कर रहा है। नाम किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। घबराने का बात नहीं है क्योंकि मैं कर्नाटक से आया हूँ, सो लैंग्वेज प्रॉब्लम है मेरे को, इसलिए मैं भाषण नहीं करे। और एक बात जो हम सब जो बात कर रहे हैं ये पूरे जो रिपीटेड है ज्यादा से ज्यादा, सो ये प्लेटफॉर्म का खूबियत खासियत है वो हम जानना चाहिए। क्योंकि मैं क्यों कर्नाटक से, मैं मैंगलोर से, कोस्टल कर्नाटक से हूँ और मेरा दोस्त है सैयद रब्बानी कादरी और रायचूर से। सो हमारे सोच दिमाग सब एक ही ख्याल आते हैं, इसमें इतिहाद है। सो ये प्लेटफॉर्म का खूबियत, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो जाकिर साहब ने बनाया, ये सिर्फ हम महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि कर्नाटक के लिए भी ये प्लेटफॉर्म को हम बढ़ाएंगे, ये कारवां बढ़ते जाएगा। क्योंकि कर्नाटक में ऐसे एक हालत नहीं है, इतना सारे एनजीओस को और फ्रीलांसर को सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना, ये बहुत बड़ी काम है आजकल के। हाँ नहीं, मैं आप सबका रहनुमाई से इंशाल्लाह जाकिर साहब का जो लीडरशिप है, आइडियोलॉजी, उसके साथ साथ जरूर ये प्लेटफॉर्म को कर्नाटक महा बोले तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महा कर्नाटक सब मिलके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो सो मैं रिपीट नहीं करता हूँ, हमारा एक ट्रस्ट है आदर्श। कन्नड़ किसको मालूम है? कोई कन्नड़? सो कन्नड़ आदर्श शिक्षण ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, आइडियोलॉजिकल एजुकेशन, आइडियल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है, 2013-14 में कायम किया है। और ये जो ट्रस्ट है, हम जो सारी बात हम बात कर वही बात है, वो मैं रिपीट करने को, क्योंकि रिपीट करने में आपका मुंह से अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने। सो सिर्फ प्रोग्राम जो एजुकेशन और एनवायरमेंटल जो पर्यावरण के बारे में और हेल्थ, सोशल वेलफेयर। सो मैं साउथ कर्नाटक से हूँ, हमारे चेयरमैन साहब नॉर्थ कर्नाटक में। सो उधर माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए खास एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, दुनियावी और उखरवी एजुकेशन को अभी 5वीं क्लास तक है, तो वो चल रहा है। और मैं खास तौर पर कोस्टल कर्नाटक का हूँ, आपको मालूम है अरबिक समुद्र नेक्स्ट रिवर है नेत्रावती रिवर, उधर ये सेव रिवर कैंपेन हम चला रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा तजुर्बा मेरे को मिला है, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं फिरका वारिस्ता, ये फिरका वारिस्तों को हटाने के लिए, मिटाने के लिए हम सबको एक मुद्दा है, ये पर्यावरण के बारे में जो मुद्दा है उस पर सब लोग इकट्ठा होने का चांस है, सब लोग इकट्ठा होता है। हम जो पॉलिटिकल बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, हमारा हैसियत की बात करता। सो इसलिए सब लोग जुड़ते हैं, सब लोगों को जुड़ाने के लिए हमारे अपने अपने गली में जो तहारत हो, इस्लाम का जो पहला सब्जेक्ट है, किसी भी फिक्र को लो, हदीस को लो, तो सबसे बड़ा पहले लेसन तहारा, स्वच्छता। तो ये बात में खैर उम्मत का हम आगे जाना है, दुनिया को रहनुमाई, देश को रहनुमाई करना है। तो मेरा ख्याल खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आप सबके साथ जाकिर साहब का रहनुमाई से हम कर्नाटक में भी काम करेंगे। तो मेरा इंशाअल्लाह
हाँ इंशाल्लाह। सो मेरा पर्सनली दिलचस्पी है, मैं गुजरात में जो जिग्नेश मेवानी का इलेक्शन में, तो उधर जाकर गुजराती सीख के कैंपेन किया था जो, सो इसलिए थोड़ा गुजराती भी थोड़ा आता है। હું રિયાઝ કર્ણાટકથી મંગળૂરથી ચૂંટણી પ્રચારમાં ગુજરાતમાં આવે છે, ऐसे बोल के कॉर्नर स्पीच सब करके मुसलमानों के, तो ये प्लेटफॉर्म हम पूरे इंडिया में, और जो कारवा फाउंडेशन का मैडम बोले, हम दलितों को भी हमारे साथ में लाना है, क्योंकि इंडिया का पूरी सिनारियो हमको बदलना ताकत है दलित और मुस्लिम से, ये पक्का है। इसलिए जो मूसा नबी अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को कैसा साथ में लाया, ऐसे मुसलमान दलितों को भी साथ में लाना है। ये सिर्फ इस्लाम में मेरा तजुर्बा भी है और वो हकीकत है। सो आप ऐसे आगे बढ़े इंशाअल्लाह। तो इसके वजह से मैं एक छोटा शायर आपका सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उर्दू आता है, उर्दू में सीखा है, बोलने को थोड़ा डर है, इसलिए इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल बोलते हैं सबको, आशिना अपनी हकीकत से होए जरा, आशिना अपनी हकीकत से होए जरा, दाना तू खेती भी तू, भरा भी तू, हासिल भी तू, धान तो खेती भी तू, भरा भी तू, हासिल भी तू, आ किसी की जुस्तजू आवार रखती है तुझे, आ किसी की जुस्तजू आवार रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, राह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा, अंदेश है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा, अंदेश है तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, देख आकर कूचे चाके गिरेबा में कभी, देख आकर कूचे चाके गिरेबा में कभी, ऐसे तो लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू, ऐसे तो लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू, वाए नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, मैं भी तू, मीना भी तू, साथी भी तू, महफिल भी तू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ कच्छी, लगभग सभी लोग मुझे जानते ही है। अस्सलाम वालेकुम, हनीफ कच्छी लगभग चिपलून 2019 से इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, MMNF से जुड़ते आए। जावेद साहब के हमेशा हर प्रोग्राम में अटेंड करने की कोशिश ही करते, कुछ नया नया सीखने को मिलता है। इन्होंने अभी सब लोग बोल रहे थे सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, जो नए हैं उन लोग को पता नहीं है। जाकिर साहब ने ये काम 2019 में स्टार्ट करके मतलब ये लगभग खत्म ही हो गया है। लगभग पूरे महाराष्ट्र के NGO प्लस सोशल वर्कर पूरे एक प्लेटफॉर्म पर है और पूरे हर कुछ महीने में मतलब ये पूरी उन सब से मिलते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में इनके MMNF के लोग है, प्रेसिडेंट है, उसके वजह से व्हाट्सएप ग्रुप है और इस तरह का सब ऐसी काम एक्टिविटीज चल रही है MMNF की। अभी मैं जो मेरी मतलब हलीमाबाई झूलेवाली ट्रस्ट NGO का मैं चीफ ट्रस्टी हूँ और ये NGO हमारी मतलब दादी एक सोशल वर्कर थी और
फ्रीडम फाइटर थी। 1944 में उन्होंने एनजीओ बनाए और देश के लिए ऐसे ही, क्योंकि मतलब सब हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेकर काम करने के लिए एनजीओ बनाए, और वो उसकी मतलब उसके एक्टिविटीज भी काफी चलती है उसका भी। उनके जब उनकी एज वो नवंबर 1944 में एनजीओ जब बनाया, उनकी एज 72 ईयर्स 72 साल थे उनकी एज। आज वो एनजीओ का मैं चीफ ट्रस्टी हूँ। एक्टिविटीज पूरे महाराष्ट्र में चलती रहती है। हॉस्पिटल बनाने का भी प्रोग्राम मेरा चल रहा है इंशाल्लाह। एक महाराष्ट्र मित्र न्यूज करके मेरा न्यूज चैनल चलता है, और उसके भी जरिए कौम की खिदमत की कोशिश कर रही है। क्योंकि मतलब अभी जैसे आमना सामना हमारा चैनल बहुत चलता है, ऐसा मुसलमान मीडिया में बहुत पीछे चल रहा है और आगे बढ़ने चाहिए। तो फिर वो बस उसके लिए हमारी हर तरह की कोशिश चलती है। मतलब जरूरतमंदों की मदद वगैरह सब जैसे करते हैं वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं। और मतलब बस ये ऐसा ज्यादा वक्त नहीं है, 2 मिनट का ही टाइम दिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इसमें कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने कुछ बात बताई है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि उसको इसका कैसे किया जाए। तो जैसे जिन्हें भी जहाँ पर भी एमएमएनएस के सेंटर चलते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर एमएमएनएस का एक जिम्मेदारी सेंटर की जिम्मेदारी ले, और उसका प्रोसेस किस तरह से रहता है, डॉक्यूमेंट का किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ऐसे उसका रजिस्ट्रेशन का अपने को एक नंबर मिलता है जो कलेक्टर ऑफिस से लेना रहता है अपने को, उसका पूरा प्रोसेस हम बताएंगे। तो ऐसा जिसको भी इस काम में इंटरेस्ट हो तो इस हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको पूरा प्रोसेस हम समझा के देंगे। चलो नमस्कार।